हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। आप कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारी सीरीज चली रही है रिसर्च टूल्स की, तो डाटा कलेक्शन के जो रिसर्च टूल प्रयोग किए जाते हैं उनमें हमारा जो आज का रिसर्च टूल है या टेक्निक है वो है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के बारे में हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो इन दिस सेशन वी आर डिस्कसिंग इंटरव्यू एज ए टूल फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन इन एजुकेशनल रिसर्च। तो किस लिए यूज़ किया जाता है? गैदरिंग इंफॉर्मेशन किसके लिए? एजुकेशनल रिसर्च के लिए के लिए यूज़ किया जाता है इंटरव्यू को। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इट अलाउज रिसर्चर टू एक्सप्लोर इंडिविजुअल। ये क्या करता है? इंटरव्यू हम क्यों लेते हैं? किसी भी बंदे का इंटरव्यू, इंडिविजुअल का इंटरव्यू हम क्यों लेते हैं? ताकि हम जो हमारा जो रिसर्च का टॉपिक है उससे संबंधित जो हमने क्वेश्चंस बनाए हैं, लिखे हैं, है ना, उन क्वेश्चंस का आंसर हमें मिले और हम अपने इंटरव्यू की जो हमने एक पूरी लिस्ट बनाई है क्वेश्चंस की, उनमें उनको लिखें कि इसका आंसर ये इन्होंने दिया है। तो इस तरह से ये एक इंटरव्यू हम बनाते हैं। तो इट अलाउज रिसर्चर टू एक्सप्लोर, ये करता क्या है? इट अलाउज रिसर्चर टू एक्सप्लोर इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, एक्सपीरियंसेस, बिलीव्स एंड एटीट्यूड इन स्ट्रक्चर्ड मोड, है ना। स्ट्रक्चर रूप में जो प्रश्न हम पूछ रहे हैं और उनसे आंसर हमें मिल रहे हैं, वो हम क्योंकि हमने एक लिस्ट बनाई है क्वेश्चंस की, उसके आगे आंसर की भी जगह छोड़ी है, तो उसमें उनका आंसर को हम फिलअप करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स? या फिर इस तरह से कह सकते हैं, थ्रू इंटरव्यू ए रिसर्चर कैन ऑब्टेन इंसाइट इनटू कॉम्प्लेक्स एजुकेशनल फिनोमिना दैट कैन नॉट बी माइट कैप्चर्ड थ्रू मतलब किसी भी दूसरे टूल्स के द्वारा हम प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे सर्वे के द्वारा या ऑब्जर्वेशन के द्वारा या चेकलिस्ट के द्वारा या अन्य सोशियोमेट जो वो होती है नई टेक्निक उसके द्वारा, है ना, सोशियोमेट्रिक होती है टेक्निक, उसके द्वारा उनके द्वारा हम उसको ऑब्जर्वेशन के द्वारा, इन सब के द्वारा हम इनको नहीं प्राप्त कर सकते, मतलब इन्फॉर्मेशन को गैदर नहीं कर सकते। तो इसलिए हमको क्या करना होता है? इंटरव्यू का प्रयोग करना होता है ना। एन इंटरव्यू इज ए क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है दैट इन्वॉल्व डिस्ट्रिक्ट फेस टू फेस, है ना, फेस टू फेस एक्सप्लोरेशन, ऑनलाइन कन्वर्सेशन बिटवीन ए रिसर्चर एंड ए पार्टिसिपेंट। क्या करता है? फेस टू फेस, टेलीफोनिक और ऑनलाइन कन्वर्सेशन बिटवीन ए रिसर्चर एंड ए पार्टिसिपेंट। तो ये क्या करता है? डायरेक्ट फेस टू फेस, टेलीफोनिक और ऑनलाइन कन्वर्सेशन बिटवीन ए रिसर्चर एंड ए पार्टिसिपेंट। यानी कि हम इंटरव्यू को आमने सामने जाकर भी बातचीत करके, आमने सामने बात करके भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, टेलीफोन से भी कर सकते हैं, और क्या कहते हैं इसको, एक तरीके से और कर सकते हैं उसके द्वारा ऑनलाइन, यानी कि इंटरनेट के द्वारा भी हम रिसर्च मतलब अब इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। द पर्पस, अब उद्देश्य क्या है इसका इंटरव्यू का? द पर्पस ऑफ एन इंटरव्यू इन एजुकेशन रिसर्च इज टू कलेक्ट डिटेल अबाउट टीचर्स। क्या मतलब एजुकेशन रिसर्च में क्या है इसका, क्या क्यों यूज़ करते हैं इसको? इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम डिटेल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें अबाउट टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर्स, है ना, स्टेक होल्डर्स, पर्सपेक्टिव्स ऑन वेरियस एजुकेशन टॉपिक, जैसे सिलेबस के ऊपर, है ना, टीचिंग मेथड्स के ऊपर, इन सब के ऊपर, और बहुत सारे हैं, डिसिप्लिन के ऊपर, इन सब समस्याओं के ऊपर हम उनके जो है व्यूज़ को कलेक्ट कर सकें। ठीक है? तो अब ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं इंटरव्यू की? ये सबसे पहली विशेषता जो है इंटरेक्टिविटी की है, कि हम जब किसी व्यक्ति से इंटरेक्ट करते हैं तो हम जो क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं वो अधिकतर वो क्वेश्चन, क्योंकि हम लिख के लाए हैं क्वेश्चन, तो वो उन्हीं क्वेश्चन का आंसर हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आंतरिक संबंध बनाते हैं, रैपोर्ट बनाते हैं, तो वो हमारे उन्हीं क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन हमसे पूछते हैं उनका वो आंसर आराम से दे देते हैं, इजीली दे देते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है कि यदि कोई क्वेश्चन में एक जो रेस्पोंडेंट है वो अटक जाता है तो हम उसको इजी वे में उसको जो है क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ देते हैं, मतलब पूछ लेते हैं, जिससे कि वो आंसर इजीली दे जाए। फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए इसकी होती है। सब्जेक्टिविटी, भाई अपनी छवि, सब्जेक्टिविटी मतलब जो अपनी जो छवि होती है, सब्जेक्टिविटी भी उसमें आ जाती है, विशेषताएं सब्जेक्टिविटी आ जाती है। जब हमसे मिलता जुलता, यानी कि हमारे विचारों से मिलते जुलते ही विचार दूसरे व्यक्ति के भी हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चन आंसर में, उसके रेस्पॉन्स में वो प्रभावित हो जाते हैं हमें सब्जेक्टिविटी से। नॉन वर्बल क्यूज, जैसे जेस्चर्स होते हैं, जैसे कई बार जो है इसकी क्या विशेषता है कि हमें उनके जेस्चर भी वो मान लीजिए हमने कोई क्वेश्चन पूछा, तो वो आंसर देना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं, उनके हाव भाव से भी हमें पता लग जाता है
कि जो है वो जो हमारा सामने रेस्पोंडेंट है वो क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए, या कहीं उस आहत तो नहीं हो गया उस क्वेश्चन से, वो देना चाह रहा है कि नहीं देना चाह रहा है। ये वर्बल क्यूज भी हमको प्राप्त हो जाते हैं इससे पहले ही, है ना। कस्टमाइजेशन, हम कस्टमाइजेशन का मतलब है, कस्टमाइजेबलिंग का मतलब है कि हम उनके जो हम क्वेश्चन होते हैं उनको काट छाट देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम बना देते हैं, जिससे कि रेस्पोंडेंट के लिए ईजी हो उनको समझना। रिचनेस ऑफ डाटा, क्योंकि हम आमने सामने ले रहे हैं तो डाटा बिल्कुल ऑथेंटिक है, रिचनेस आएगी उसके अंदर। कहीं किसी बुक से, अदर बुक से लेते हैं हम, बाद किसी लिखी बहुत दिनों से, मान लीजिए कोई पुस्तक लिखी हुई है, उसी टॉपिक के ऊपर कोई पुस्तक लिखी हुई है, उसमें से हम डाटा लेंगे, उसमें तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन जब हम सामने उनसे बात कर रहे हैं, इंटरव्यूअर से सामने ही बात कर रहे हैं, तो उसमें गड़बड़ होने की चांसेस कम रहते हैं। टाइम कंज्यूमिंग, बस ये है कि इसमें जो है टाइम ज़्यादा लगता है, एक इसमें जो है टाइम कंज्यूमिंग है, ये भी एक विशेषता है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, इस विशेषता कह लीजिए या डिमेरिट कह लीजिए, है ना, टाइम कंज्यूमिंग है ना। अब इसके जो है ये होता कितनी तरह का है, टाइप्स ऑफ इसके इंटरव्यू के कितने हैं, तो दो तरह से है, बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर और बेस्ड ऑन देयर एडमिनिस्ट्रेशन। दो तरह से हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर कितना है, एडमिनिस्ट्रेशन जब हम उसको करते हैं उसके कितने प्रकार हैं, और जो है स्ट्रक्चर के कितने प्रकार हैं। तो स्ट्रक्चर में 3 प्रकार है, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है। तो अनस्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कौन सा होता है, वो होता है स्टैंडर्डाइज, हम जो स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस लिख के लाते हैं, और फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस क्लोज एंडेड, है ना, जिनका उन्हें हाँ या ना में ही उत्तर देना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चंस जो सुटेबल होते हैं, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च में अधिकतर यूज किए जाते हैं। प्रीडोमिनेट, और ये सेमी स्ट्रक्चर में क्या होता है, प्रीडिटरमाइंड क्वेश्चन भी है, लेकिन फॉलो अप क्वेश्चंस भी है। यदि प्रीडिटरमाइंड क्वेश्चंस का आंसर रेस्पोंडेंट नहीं दे पाता है, तो हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस रखें कि हम के इंस्टीड ऑफ दोज क्वेश्चंस भी हम उनसे वो क्वेश्चन पूछ सके, तो फॉलो अप क्वेश्चंस भी इसमें होते हैं, है ना। अनस्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें अनस्ट्रक्चर में क्या होता है, नो प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस आर मेड। इनमें क्या किया जाता है कि ओपन डिस्कशंस होते हैं, कोई टॉपिक जो टॉपिक पे ओपन डिस्कशन करते हैं, और जो है लर्निंग चांस उसमें बहुत ज़्यादा रहते हैं फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च। ये अब जो यूज़फुल रहता है मोस्टली वो रहता है क्वालिटेटिव रिसर्च के ऊपर, क्योंकि हम ओपन डिस्कशन करते हैं तो लर्निंग के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, और एक को जो विषय को बहुत खुले रूप में उसको समझने में भी हमें आसानी होती है। बेस्ड ऑन मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अब एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर कितने हैं, फेस टू फेस एडमिनिस्टर करते हैं, जो मान लीजिए इंटरव्यू हम कब करते हैं ना, एडमिनिस्टर का मतलब इंटरव्यू जो हम उनको इनके साथ करते हैं, सामने वाले रेस्पोंडेंट के साथ। फेस टू फेस इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू, ये फेस टू फेस में तो जो है फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, एक व्यक्ति बैठा है, सामने व्यक्ति बैठा है, दोनों आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, फेस टू फेस। टेलीफोनिक इंटरव्यू, जो आप टेलीफोन से उनसे बातचीत करते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जो ये, लेकिन ये रिसर्चर कन्वीनियंट रहता है रिसर्चर के लिए, कि मान लीजिए बहुत दूर है कोई रेस्पोंडेंट, है ना, हमारा जिससे हमें इंटरव्यू कर रहे हैं वो बहुत दूर है, तो उनसे भी हम बहुत डिस्टेंस पे रहने के बावजूद भी हम उनसे इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ऑनलाइन तो आप जाते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैट बेस्ड, ये इस तरह के हम इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। जो कि रिमोट एरिया में होते हैं, ग्लोबल रिसर्च करते हैं, जब रिमोट एरिया में हमारे रेस्पोंडेंट होते हैं तो उनसे हम इकट्ठा कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी तो होते हैं, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट होते हैं, बट ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉस्ट बेनिफिशिएंसी, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, जब वो टेलीफोन से भी कर सकते हैं, इंटरव्यू से भी कर सकते हैं, एक जगह बंधन नहीं रहा ना, हम बाध्य नहीं हो ना कि हम सामने से कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो है और भी बहुत सारे इसके जो है वे हैं प्रकार हैं इसके, जैसे निदानात्मक है, उपचारात्मक है, अनुसंधान साक्षात्कार है, व्यक्तिगत है, पैनल है, अनिर्देशित है, मुद्रित है, पुनरावृत्ति है, ये भी बहुत सारे इनके हैं। तो इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि ये तो इसके प्रकार हो गए, बहुत सारे प्रकार हैं, हमने जो मेन प्रकार थे वो मैंने बता दिया। निदानात्मक, उपचारात्मक, क्लिनिकल जो होते हैं ना, होते जो है क्लिनिकल जो होते हैं, है ना, व्यक्तिगत होते हैं, पर्सनल इंटरव्यू करने जाते हैं, जैसे हम किसी से कोई साहित्यकार है उनसे पर्सनल इंटरव्यू कर रहे हैं, वो पैनल जहाँ हम इंटरव्यू देते हैं, जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं, उसे पैनल कहते हैं। अनिर्देशित, जो पूर्ण अनिर्देशित का मतलब है कि जो अचानक जैसे इंटरव्यू लेने, अनिर्देशित का मतलब कि जो जहाँ कहीं घटना हुई तो वहाँ पर इंटरव्यू करने लग जाते हैं, है ना, अनिर्देशित हो गया। वहाँ पूर्ण निर्देशित को एकदम घटना हुई तो हमें तो नहीं पता ना हमें कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं, घटना हुई तो घटना में हमने इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। मुद्रित जो लिखित होते हैं, लिखित में उनसे पूछते हैं, वो आंसर देते हैं, है ना। रिपीटिशन का मतलब है कि जबकि हमने एक इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू में हम सेटिस्फाइड नहीं हुए तो फिर से हमने वही क्वेश्चन रिपीट कर दिए, उनको बोलते हैं पुनरावृत्ति। निदानात्मक इंटरव्यू होता है कि जैसे कि
कोई क्वेश्चन दिए लेकिन वो क्वेश्चन को सही से उत्तर नहीं दे पा रहा, तो फिर से हमने दूसरे तरीके से उस क्वेश्चन को पूछा जिससे कि वो रेस्पोंडेंट उसका कुछ सही आंसर दे पाए। अब ये जो है इंटरव्यू जो है टू वे प्रोसेस है ना। इसमें इंटरव्यू गाइड बनानी बहुत जरूरी होती है ना। टेकिंग इंटरव्यू इज ए प्रीसीडेंटेड ए लिस्ट या आउटलाइन ऑफ क्वेश्चन। मैंने मुझे बताया कि क्वेश्चन बनाना होता है, इसके लिए एक गाइड की जरूरत पड़ती है, इंटरव्यू गाइड की। तो ये जो है अब आ जाते हैं इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स कह लीजिए, एडवांटेज और एडवांटेजेस कह लीजिए, उन पर आते हैं। एडवांटेज क्या है, ये एप्लीकेबिलिटी टू ऑल किसके पॉपुलेशंस है ना, ऑल पॉपुलेशन एप्लीकेटिव एडवांटेज में है ना। इलिटरेट और लिटरेट, इंटरव्यू हम किसी का भी ले सकते हैं, पढ़ा लिखा होना जरूरत नहीं, उसको बोलना आना चाहिए बस, उसको हम इंटरव्यू आराम से ले सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, सिलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन क्या मतलब, सिलेक्शन हम इन्फॉर्मेशन को सामने के सामने उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डिटेल डाटा कलेक्शन हम लिख सकते हैं, हमें कहीं से भी वैसी मतलब कि किसी के द्वारा कही हुई बात नहीं, हमें फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल रही है इंटरव्यू करके। फ्लेक्सिबिलिटी इन क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन को हम घुमा फिरा के भी जब अगर वो उस तरीके से आंसर नहीं दे सकता, लेकिन ये जो इंटरव्यूअर होता है उसकी एक टेक्निक होती है कि वो उससे वो सब चीज़ को जान लेता है जो जानना चाहता है, ठीक है। सोशल कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस है ना, क्वांटिटेटिव डाटा देन क्वालिटेटिव डाटा देन क्वांटिटेटिव डाटा। तो सोशल कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग करते हैं आपस में दोनों, जो सोशल कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग तो है कि पहले तो दोनों इंटरव्यूअर की और इंटरव्यू की अंडरस्टैंडिंग होंगी आपस में, तभी तो इंटरव्यू शुरू होगा, ठीक है। तो ये दोनों की मतलब क्वांटिटी के बजाय क्वालिटेटिव होता है, ठीक है। अब जो है अब इनके देख लीजिए आप लिमिटेशंस और ये या फिर डिसएडवांटेज, जो आप मेरिट्स और डिसएडवांटेज देख लीजिए वो क्या है। सबसे पहले तो टाइम कंज्यूमिंग, सबसे पहले देख लीजिए टाइम कंज्यूमिंग है, और दूसरा है पोटेंशियल फॉर बायस। ये पूरा उसमें चांसेस होते हैं पोटेंशियल ऑफ बायसनेस की, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे विचार भी उनके विचारों से मिलते जुलते हैं, तो हम उस क्वेश्चन का आंसर टिक लगा देते हैं। हमें लगता है कि ये जो क्वेश्चन जो आंसर है ये हमसे मिलते जुलते विचार रखते हैं, तो हम अधिकतर हमारी बायसनेस उसमें आ जाती है, पूरी इसमें वो रहती है। लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी, अब इंटरव्यू हमारा का स्कोप इतना बड़ा तो होता नहीं है, तो उसमें जो है लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी होती है। पार्टिसिपेंट रिलक्टेंस, पार्टिसिपेंट हेजिटेशन, हम कई बार क्या होता है सम पार्टिसिपेंट हेजिटेट, कई बार पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने में हेजिटेशन करते हैं। अधिकतर क्लिनिकल जो हमारे यहाँ होते हैं इंटरव्यू हम जब लेते हैं साइकोलॉजी के उसमें, तो उनमें तो हेजिटेट कर वो कुछ ऐसी समस्याएं होती है वो सबके सामने बताते हुए शेयर करते हुए वो अपने आप को हिचकिचाते हैं, हेजिटेट करते हैं। रिसोर्स इंटेंसिव रिक्वायर्ड ट्रेंड, इसमें क्या जरूरत है इसकी लिमिटेशन है, क्योंकि इसमें बहुत ट्रेंड व्यक्ति इंटरव्यू करने वाला बहुत ट्रेंड होना चाहिए, लेकिन अगर वो पूरी अच्छी तरह से ट्रेंड नहीं है, उन डेप्थ उन क्वेश्चंस को ना तो पूछ पा रहा है, ना उनसे ना बता पा रहा है, ना उनसे रैपोर्ट ही स्थापित कर पा रहा है उनके साथ में, ना सोशल कॉन्टेक्स्ट ही कर पा रहा है उस इंटरव्यू के जो जिससे इंटरव्यू लेना चाह रहा है रेस्पोंडेंट के साथ में, तो क्या होता है कि इसमें जो है परेशानी खड़ी हो जाती है, ठीक है। और जो है क्या है लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी टू लार्ज पॉपुलेशन, ये तो हो ही गया है ना। और इन्फ्लुएंस ऑफ रिसोर्स प्रेजेंस, ये सब ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट, ये सब मैंने आपको बता ही दिया है कि ये ट्रेनिंग की होती है। दो चीज़ें और आ जाती है इसमें, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव और इंटरव्यूइंग और पोस्ट मॉडर्निटी पर्सपेक्टिव और इंटरव्यूइंग, है ना। जब इंटरव्यूइंग है इनके साथ साक्षात्कार चल रहा है, तब दो चीज़ें ऐसी है जो इनमें जो इनको जो डिस्टर्ब करती है, क्या करती है वो जो है पर्सपेक्टिव, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव और पोस्ट फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, जो उनका मतलब उनका दृष्टिकोण है फेमिनिस्टिक या पोस्ट मॉडर्निक दृष्टिकोण, ये आ ही जाता है। जैसे फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी रिजेक्ट्स द एजम्पशन दैट मेंटेनिंग ए restricted separation between the researcher and the researcher produce a more valid objective account। इनका कहने का मतलब ये है कि ये जो फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी है रिजेक्ट करती है द एजम्पशन दैट मेंटेनिंग ए रेस्ट्रिक्टेड सेपरेशन बिटवीन द रिसर्चर एंड द रिसर्चर प्रोड्यूसर। कहते हैं कि वो ये कहने का मतलब है कि एक उसको ऑब्जेक्ट मान लेना, यानी कि जो रेस्पोंडेंट है उसको एक एज ए ऑब्जेक्ट मान लेना, ये नहीं मानते कि एज ए ऑब्जेक्ट है, वो कहते हैं कि वो भी ऐसे ही है जैसे कि हम हैं,
वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जी नॉलेज की हमें गैदर करनी है, पहले हमें उसको रैपो बनाना है उसके साथ में, ठीक है। केवल वो नॉलेज देने वाली कोई किताब नहीं है कि हम उससे सारी इन्फॉर्मेशन ले लें। तो ये मानते हैं फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरव्यूइंग, है ना। वे फेमिनिस्ट अवॉइड ट्रीटिंग देयर सब्जेक्ट एज mere ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज इज टू अलाउ द रेस्पोंडेंट टू टॉक बैक टू द इन्वेस्टिगेटर, कि वो बाद में भी बात कर, मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी रह गई कि वो नहीं बता जब वो इंटरव्यू ले रहे हैं तब नहीं बता रहे, तो बाद में भी वो उनको बता सकते हैं। उनको ये उस टाइम वो शर्मा गए थे या कोई ऐसी बात हो गई थी वो नहीं बता पाए सारी बातें, तो बाद में बता सकते हैं। पोस्ट मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव ऑन इंटरव्यू, तो इंटरव्यू इन्वॉल्व द sharing of personal and social experience of both respondent and researchers who tell their story in the context of developing relationship। तो वे दोनों इसमें क्या करते हैं, वो पोस्ट मॉडर्निज्म में कि रिसर्चर और रेस्पोंडेंट दोनों ही अपनी अपनी स्टोरी बताते हैं और इतना एक आत्म स्थापित कर लेते हैं कि वो जो है क्वेश्चन वो पूछना चाह रहा है वो एक क्वेश्चन का आंसर उनको सही सही एक रेस्पोंडेंट दे देता है। इन दिस प्रोसेस द डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिसर्चर एंड द सब्जेक्ट गेट्स ब्लर्ड, वो खत्म हो जाता है और पता ही नहीं चलता कि रेस्पोंडेंट है या फिर रिसर्चर है। तो जो है स्टूडेंट्स इस जो टॉपिक में इंटरव्यू के टॉपिक में मुझे लगता है कि मैंने अच्छी तरह से आपको बता दिया है और आप और देख सकते हो, आप बुक्स में से देख सकते हैं। तो हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, वे कर लेते हैं। 20 तक क्वेश्चन मैंने करा दिए थे आपको, आज है 21 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एसोसिएटेड विद गांधी, कौन सा शब्द ऐसा है जो गांधी से संबंधित है ना। हम PYQ कर रहे हैं, PYQ जो 20 तक हमारे हो गए ना 2023 जून के फर्स्ट शिफ्ट के, तो अब जो है 21 क्वेश्चन हैं। तो साबरमती आश्रम, नई तालीम, गीतांजलि, शांति निकेतन, क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन, तो इसमें कौन सा आंसर सही है स्टूडेंट्स। साबरमती आश्रम को सबको पता है गांधी से जुड़े हुए हैं, है ना, और नई तालीम और रेडियो क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन, ये तीनों सही हैं। A, B और क्या है, तीनों सही हैं, A, B और E, क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन तीनों सही हैं। साबरमती आश्रम भी जुड़े हुए हैं गांधी से, ठीक है, नई तालीम भी और क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, मैच द फॉलोइंग बुक्स विद देयर ऑथर्स। अच्छा, पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड, डी स्कूलिंग सोसाइटी, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, एजुकेशन एंड सोशल ऑर्डर, जॉन डीवी इसके सामने है, पेडागोजी ऑप्रेस्ड के सामने जॉन डीवी है, डी स्कूलिंग के सामने पोलो फ्रेरे है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन का बर्ट्रैंड रसेल है, एजुकेशन एंड सोशल ऑर्डर के सामने इवान इलाइच है। तो स्टूडेंट्स जो इसका जो सही आंसर है वो है, देखिए जो ये है पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड, ये पोल फ्रेरे है। अगर आपने एक भी आंसर इसका जो एक भी जो मैच है सही मिला दिया तो आपका सारा जो इसका जो आंसर है वो सही हो जाएगा। तो पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड का पाउलो फ्रेरे है और बी के सामने सेकंड डी स्कूलिंग और के सामने क्या है, डी स्कूलिंग ऑफ, है ना, डी स्कूलिंग ऑफ के सामने इवान इलाइच है, फोर्थ है ना, बी के सामने फोर्थ है और सी के सामने फर्स्ट है जॉन डीवी, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जॉन डीवी के सबको बताया। डी एजुकेशन एंड सोशल ऑर्डर ये है बर्ट्रैंड रसेल का, डी का थर्ड बर्ट्रैंड रसेल का। तो ये हो गया आपका, ये आंसर सही हो गया। अगर विच इज द सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनोमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन एज पर एंडरसन एंड कर्थवाल्स टेक्सोनोमी, एंडरसन एंड कर्थवाल के वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक अंक के वर्गीकरण का सही क्रम क्या है, ठीक है। आपको आप लोगों ने पढ़ाई होगा उसमें जो टेक्सोनोमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन है ना, टेक्सोनोमी ऑफ कॉग्निटिव साइकोमोटर कई सारे हैं, 3 हैं, है ना। तो उनमें जो है कॉग्निटिव डोमेन का जो एंडरसन कर्थवाल का टेक्सोनोमी है उसमें आपने इनको देखा होगा, पढ़ा होगा। तो उनमें जो है ये रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग, अप्लाइंग, एवेल्यूएटिंग, इन पांचों को रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग, अप्लाइंग, एवेल्यूएशन, इन सबको हमें किसमें लगाना है, क्रम में लगाना है। तो क्रम कैसे लगाएंगे, सी का क्या लगाएंगे हम, ए रिमेंबरिंग सबसे पहले आता है, सबको पता है, फिर अंडरस्टैंडिंग आता है, फिर अप्लाइंग आता है, फिर जो है एनालाइजिंग आता है, फिर इवेल्युएटिंग आता है। तो ये हो गया इसका A B D C E, इसका आंसर सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है और ये आपके कोर्स में कहीं इस शब्द का इस्तेमाल ही नहीं, पूरे कोर्स में मैंने कहीं देखा नहीं है, मतलब कहीं हुआ हो, लेकिन ये बहुत ही छुपा हुआ क्वेश्चन है। जैसे छुपा हुआ क्वेश्चन होता है ना, इस तरह से ऐसा लगता है जैसे सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन छुपा हुआ क्वेश्चन है। वी आर कोट इन नैरेटिव्स एंड मेटा नैरेटिव्स and they sit on our judgment, we must be incredulous towards meta narratives, this sentence can be associated with, हम कथ्य व महाकथ्य में फंसे हैं और वे हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं।
हमें वहाँ कथ्यों के प्रति अविश्वासी होना चाहिए। उक्त कथ्य निम्न में से किससे संबंधित है? आइडियलिज्म से, है ना। आइडियलिज्म तो नहीं है, आइडियलिज्म तो क्या कहते हैं कि हम आदर्शवादी होना चाहिए। स्ट्रक्चरलिज्म ये नहीं कहते, ये सोशल से संबंधित है ना। रियलिज्म यथार्थवादी है। तो एक बच गया हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म। इसका मतलब तो है ये जो है पोस्ट मॉडर्निज्म से संबंधित ये शब्द है। अंडर द ह्यूरिस्टिक which of the following is a strategy for the solution of the problem stand for the identification of difference between the current state and the one that is desired in relation to the nature and solution of the problem, and then taking action to reduce this difference for arriving at the solution of the problem। हिंदी में देख लेते हैं कि ह्यूरिस्टिक जो प्रणाली होती है उसके अंतर्गत निम्न में से कौन समस्या समाधान की एक रणनीति है जिसमें समस्या की प्रकृति व समाधान के संबंध में वर्तमान स्थिति वांछित स्थिति के बीच के अंतर की पहचान की जाती है। फिर समस्या समाधान हेतु अंतर को कम करने के लिए कार्यवाही की जाती है। तो इसका कौन सा आंसर सही है? मीन एंड एनालिसिस है, यूजिंग एंड एनालॉजी है, सब गोल एनालिसिस है, वर्किंग बैकवर्ड है। तो स्टूडेंट्स इसमें जो सही आंसर है वो आंसर है मीन एंड एनालिसिस, ये है। बहुत ध्यान से पढ़ोगे समझोगे तो इसका आंसर आप अपने आप ही खोज लेंगे। ह्यूरिस्टिक का मतलब ही खोज से संबंधित होता है, तो आप इसका आंसर भी खोज लेंगे, मीन्स एंड एनालिसिस। कि जिसका जो मीन्स एंड एनालिसिस का मतलब साधन का अंत का विश्लेषण करना, कहने का मतलब इसका है। समस्या इसमें बताया ना कि समस्या किस पहचान करना है, फिर समस्या समाधान, तो अंतर को कम करने की जो कार्रवाई करती है वो कौन होता है? मीन एंड एनालिसिस होती है वो। 26वां क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन है। निम्नलिखित को पाठ योजना लेखन की ये बहुत आसान क्वेश्चन आ गया है कि पाठ योजना से संबंधित है कि पहले कौन सा होगा, दूसरा क्वेश्चन कैसे क्रम से लगाइएगा, ये क्वेश्चन का वो है, प्रश्न है। प्रीवियस नॉलेज है, स्पेसिफिक एम्स है, होमवर्क है, कंटेंट डिलीवरी है, रिकैपिचुलेशन है, पुनरावृत्ति यानी कि, है ना। तो आप जो है इसको अरेंज करिए इनको फॉलोइंग ट्रेडिशनल मैनर राइटिंग लेसन प्लान। तो सही आंसर सबसे पहले क्या होगा? स्पेसिफिक होते हैं सबसे पहले हमारा, फिर होता है हमारा प्रीवियस नॉलेज, फिर होता है हमारा कंटेंट डिलीवरी, फिर होती है हमारी रिकैपिचुलाइजेशन पुनरावृत्ति होती है, और फिर होती है हमारी होमवर्क। तो ये इस तरह से हम क्वेश्चन को सही लगाएंगे। अब जो है 27वां क्वेश्चन है, मॉडल्स हैं और गोल्स फॉर विच मोस्ट एप्लीकेबल, है ना। तो जो है दुश्चिंता, हास, आग्रही परीक्षण, व्यवहार प्रबंधन, विश्रांतक, है ना। दुश्चिंता ये एंजाइटी रिडक्शन को बोलते हैं दुश्चिंता हास, और असर्टिव ट्रेनिंग को बोलते हैं आग्रही परीक्षण, और रिलैक्सेशन को बोलते हैं विश्रांतक, और व्यवहार प्रबंधन, रिलैक्सेशन को बोलते हैं हम विश्रांतक, और मैनेजिंग बिहेवियर को बोलते हैं व्यवहार प्रबंधन। तो हम जिनका सही आंसर है वही हम बोलेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि मैं बोल रही हूँ, दिखा तो नहीं रही हूँ आपको, तो आपके लिए बड़ा हो जाएगा। तो ये इसका आंसर देखते हैं। दुश्चिंता हास का होता है सामाजिक स्थिति में दुश्चिंता के हेतु विश्रांति का विकल्प, ये हो गया इसका, ठीक है आंसर। फिर आग्रही प्रशिक्षण का मतलब है सामाजिक स्थिति में प्रत्यक्ष स्वतंत्र अभिव्यक्ति, व्यवहार प्रबंधन, सामाजिक व्यवहार कौशल। दो ही आपको अगर आ जाएंगे तो आप चारों क्वेश्चन कर ले जाएंगे। विश्रांत का मतलब तनाव का हास, विश्रांत का मतलब तो यही है। रिलैक्सेशन का मतलब तो ये होता है रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस। अगर चौथा भी आपको आता है तो भी आपका क्वेश्चन ये सही हो जाएगा। आग्रही उसका क्या होता है? बी का आग्रही का सामाजिक स्थिति में प्रत्यक्ष स्वतंत्र अभिव्यक्ति, है ना, ये आग्रही होता है। असर्टिव ट्रेनिंग, असर्टिव का मतलब होता है, असर्टिव का मतलब होता है सकारात्मक, मतलब जो है ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये उसका हो गया इसके आंसर। 28 में स्टूडेंट्स ऑफ हाई इंटेलिजेंस विल सिग्निफिकेंटली डू बेटर इन देयर एकेडमिक अचीवमेंट, विच टाइप ऑफ हाइपोथेसिस इज इट, है ना। जिसमें अच्छा किया है तो कौन सी टाइप की है? ये है आपकी डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, है ना, कि स्टूडेंट्स ऑफ हाई इंटेलिजेंस विल सिग्निफिकेंटली डू बेटर इन देयर एकेडमिक अचीवमेंट। तो ये हो गया ना, बता रखा है ना, हाइपोथेसिस को बता रखा है ना, पढ़ाया था हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, हाइपोथेसिस डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। तो ये डायरेक्शनल है हाइपोथेसिस, ठीक है। 29 में द वर्चुअल यूनिवर्सिटी फॉर स्मॉल स्टेट्स ऑफ कॉमनवेल्थ इन 2000 वाज इनिशिएटेड, है ना। राष्ट्रमंडल के छोटे राष्ट्रों के लिए वर्ष 2000 में आवासीय विश्वविद्यालय किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? किसके द्वारा प्रारंभ किया गया स्टूडेंट्स? तो ये किया गया कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग के द्वारा। इसमें इन्फ्लिनेट दे रखा है, डेल नेट दे रखा है, इग्नू दे रखा है, तो हमारा जो आंसर सही है वो है कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, उसने दे रखा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंक्लूसिव टीचिंग लर्निंग। तो समावेशी शिक्षण अधिगम हेतु निम्नलिखित में
कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ना? एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, टीचिंग टेक्नोलॉजी है, एसएटी टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। तो स्टूडेंट्स ये है सहयोगात्मक, क्योंकि सहयोग के साथ ही जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जैसे कि व्हील चेयर वगैरह हो है, या जो मतलब ब्लाइंड यूज़ करते हैं उनके लिए, तो एसएटी भी क्या होती है, टेक्नोलॉजी ही यूज़फुल होती है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और यूजीसी नेट की तैयारी पूरे मन से कीजिए। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। बाय बाय।